गुड मॉर्निंग। क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने किंगडम फंजाई के बारे में आपको समझाया था। फंजाई अर्थात कवक क्या होते हैं, कवकों के प्रमुख लक्षण क्या हैं और फिर कवकों के हैबिटेट और न्यूट्रिशन के बारे में समझाया था। इसके पश्चात क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में आपको बताया था कि फंजाई को 4 वर्गों में बांटा गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई और बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात फिर आपको कवक के आर्थिक महत्व के बारे में बताया था और समझाया था कि कवक किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभावों को प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी में चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आज हम लाइकेन के बारे में बात करेंगे। लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन किस प्रकार से मिलकर बने होते हैं, इनकी जानकारी भी होना आवश्यक है। लाइकेन पर शॉर्ट नोट बहुत पूछा जाता है कि लाइकेन होते क्या हैं। बच्चों, लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक ग्रीक वैज्ञानिक थियोफ्रास्टस, जिन्हें कि फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है, ने दिया था। सर्वप्रथम इसे उन्होंने पादप छाल पर देखा था और मॉरिसन ने इनको मस्को फंगस के नाम से कहा था और टेनफोल्ट ने इन्हें पादप में माना था। लाइकेन एक आत्मपोषी शैवाल फाइकोबियोंट और कवक माइकोबियोंट से संबंधित होते हैं। इनमें साइनोबैक्टीरिया शैवाल के स्थान पर मिलते हैं। इस प्रकार के संबंध को श्वेंडर ने होलिटिज्म का नाम दिया। जहाँ शैवाल भोजन निर्माता है, वहीं कवक जनन का कार्य करता है। यहाँ शैवाल को हम गुलाम और कवक को स्वामी के रूप में जानते हैं। लाइकेन सहजीवन का बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। इस प्रकार से लाइकेन 2 भिन्न पौधों अर्थात शैवाल और कवक से मिलकर बनने वाली जटिल द्विप्रकृति ड्यूअल नेचर के पादप हैं। इसमें शैवाल घटक को हम फाइकोबियांट या शैवलांश और कवक वाले घटक को कवकांश या माइकोबियांट कहते हैं। लाइकेन में कवक जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, जबकि शैवाल में पर्णहरिम पाया जाता है। अतः कवकों द्वारा अवशोषित जल का प्रयोग करके शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा लाइकेन के लिए भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। इस प्रकार से शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवन यापन करते हैं। शैवाल और कवक के इस प्रकार के जीवन को सहजीवन के नाम से जाना जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के प्रति अति संवेदनशील भी होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है, वहाँ पर लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। संकेतक का मतलब हुआ जहाँ की वायु प्रदूषित हो जाती है, वहाँ के लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि देयर इज ए एयर पोल्यूशन, सो लाइकेन इज ए पोल्यूशन इंडिकेटर, स्पेशली एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। अब लाइकेन के
प्रकृति और वास स्थान की बात की जाए, हैबिट एंड हैबिटेट की, तो लाइकेन सामान्यतः पेरिनियल अर्थात बहुवर्षीय होते हैं और बहुत धीमी गति से वृद्धि करने वाले होते हैं, जो कि नम वातावरण में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से यह वृक्षों की छाल, पत्तियों, घरों की दीवार, खाली भूमि और पत्थरों की चट्टानों एवं नग्न चट्टानों मीन्स बेयर रॉक्स पर बड़ी आसानी के साथ उगते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे जीव होते हैं जिन्हें सामान्यतः नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। नीचे कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे वायराट्स, प्रियांस और विषाणुओं का विवरण आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। वायराट्स और प्रियांस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इसलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी समझना आवश्यक है। वायराट्स क्या होते हैं? वायराट्स गोलाकार सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यानी इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए पाया जाता है और कुछ 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ये सबसे छोटे वायरस के 1,000वें भाग के बराबर होते हैं। इससे अनुमान लग सकता है कि वायराट्स वायरस से भी छोटे होते हैं। वायराट्स की खोज सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने 1971 में की थी। वायराट्स में न्यूक्लिक अम्ल तो होता है परंतु प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता, अतः इन्हें हम नेकेड वायरस या नग्न विषाणु या मेटावायरस के नाम से भी जानते हैं। वायराट्स प्रायः पौधों में ही पाए जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां भी पैदा करते हैं। इसी प्रकार से प्रियांस क्या है? प्रियांस एक प्रकार के एबनॉर्मल एवं नग्न प्रोटीन अणु हैं जिनका ना तो अपना न्यूक्लिक अम्ल और ना ही कोई आनुवांशिक पदार्थ होता है। इन कणों से बकरी और भेड़ में स्क्रैपी नामक रोग होता है जो उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पशु अपना शरीर खुजलाते हैं और उनका नियंत्रण पेशियों पर कम हो जाता है। प्रियांस के कारण ही मनुष्य में क्रेज़्वेटफेल्ट याकोब रोग होता है। इस रोग में याददाश्त की कमी या पागलपन, जिसको हम डेमेंशिया कहते हैं, एवं पेशी अनियंत्रण यानी लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है, जो अंततः मौत का कारण बन जाता है। प्रियांस और वायराट्स दोनों पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, इसलिए दोनों को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा। प्रियांस 254 अमीनो अम्लों के बने होते हैं। जब ये एक हेलिक्स के रूप में होते हैं तब ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसे प्रियांस को पीआरपी प्रियांस के नाम से जाना जाता है। जब इनमें संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है तभी ये रोग उत्पन्न करने योग्य होते हैं और तब ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। विषाणु, इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वायरस। जैसा कि आप जानते हैं वायरस सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होता है। वायरस, लैटिन शब्द वायरस का मतलब पॉइजन होता है, अर्थात विषाणु को हम विष के अणु भी कह सकते हैं। प्रकृति में बैक्टीरिया से भी अति सूक्ष्म कणों के सदृश ये रचनाएं होती हैं। विषाणु ऐसे सूक्ष्मदर्शी अकोशिकी यानी नॉन सेलुलर संक्रमित कण होते हैं जिनमें जीनोम के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसमें केवल एक डीएनए या फिर आरएनए होता है। विषाणु जीवित कोशिकाओं में जनन की क्रिया दर्शाते हैं और अपने सदस्य कणों के निर्माण में पोषक कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी का उपयोग करते हैं। वायरस का अध्ययन वैज्ञानिक रुस्का
द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात ही संभव हो पाया। वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीवों के बीच की संयोजी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। वायरस निर्जीव प्रतीत होते हैं, किंतु किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आने पर सजीव होकर वृद्धि के साथ साथ परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। ये जंतुओं में निवास करने पर इन्हें एनिमल वायरस या जंतु वायरस, जबकि पादपों में निवास करने पर इन्हें पादप वायरस या प्लांट वायरस के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये जीवाणुओं में वास करते हैं तब इन्हें जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। सर्वप्रथम वायरस की खोज का श्रेय मेयर एवं रूसी वनस्पति शास्त्री D.J. आइवानोस्की 1892 को जाता है। इन्होंने तंबाकू की पत्ती के चितेरी रोग टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसे हम शार्ट में TMV कहते हैं, के निरीक्षण और अध्ययन के समय पता लगाया कि तंबाकू में यह रोग अति सूक्ष्म परजीवी यानी पैरासाइट्स द्वारा उत्पन्न होता है। तंबाकू के मोज़ैक रोग का संचरण रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे पर यांत्रिक विधि द्वारा किया जा सकता है। रोग ग्रसित पत्तियां चितकबरी या धब्बेदार होकर मुरझा जाती हैं। प्रयोग द्वारा इन रोग ग्रसित पत्तियों से निकाले गए रस को दूसरे स्वस्थ तंबाकू के पौधे की पत्तियों पर रगड़ने पर यह मोज़ैक रोग फैलता हुआ देखा गया है। साथ ही प्रयोगों में इस रोग ग्रसित पत्तियों के रस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर या जीवाणु रहित फिल्टर पेपर द्वारा छानकर स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर रगड़ने से पत्तियों पर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह पत्तियां मोज़ैक रोग से ग्रसित हो गईं। जैसा कि विषाणुओं को अभी हमने बताया कि विषाणु सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण सजीवों जैसे और कुछ लक्षण निर्जीवों के जैसे पाए जाते हैं। तो विषाणुओं के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो इन्हें सजीव होने की पुष्टि करते हैं? उनमें सबसे पहला है कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति अर्थात रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है। दूसरा, आनुवांशिक पदार्थ RNA या DNA होता है। केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल मिलता है। अधिकांश जंतु विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल DNA पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु विषाणु भी हैं जिनमें DNA के स्थान पर RNA मिलता है, जैसे पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस, रियो वायरस, रेबीज वायरस आदि में DNA के स्थान पर RNA पाया जाता है। अधिकांश पादप विषाणुओं में न्यूक्लिक एसिड RNA मिलता है। इस तरह से जो भी वायरस जिन्हें हम एनिमल वायरस कहते हैं, उनमें एनिमल वायरस में क्या मिलता है? DNA के स्थान पर जंतु वायरस में DNA और पादप वायरस में RNA पाया जाता है। विषाणुओं के निर्जीव जैसे लक्षण क्या हैं? पहला कि ये परपोषी कोशिका के बाहर अक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अर्थात जब ये परपोषी कोशिका के बाहर होते हैं तो ये सक्रिय नहीं हो पाते। दूसरा, इनमें जो कोशिका भित्ति होती है और कोशिका कला ये नहीं पाई जाती है, या कोशिका भित्ति और कोशिका कला नहीं होती है। इनमें श्वसन क्रिया जैसी अनेक कार्यकी क्रियाओं का भी अभाव होता है। आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति तथा अपने संवर्धन के लिए ये परपोषी पर आश्रित होते हैं। विभिन्न प्रकार के विषाणु की बात की जाए तो सबसे पहला आता है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। जो विषाणु परजीवी होते हैं उन्हें जीवाणु भोजी के नाम से जाना जाता है। जीवाणु भोजी का शाब्दिक अर्थ जीवाणु को खाने वाला,
बैक्टीरियोफेजेज का मतलब हुआ बैक्टीरिया ईटर। जीवाणुभोजी एक टैडपोल के समान होता है। इनमें एक सिर यानी हेड तथा एक पूंछ यानी टेल जैसी रचनाएं मिलती हैं। सिर और पूंछ के बीच कॉलर पाया जाता है और पुच्छ तंत्र की सहायता से ये बैक्टीरियोफेज जीवाणु की सतह से चिपक जाते हैं तथा एंजाइम स्रावित करके जीवाणु भित्ति को नष्ट कर देते हैं, अर्थात बैक्टीरियल सेल की लिसिस हो जाती है। जीवाणुभोजी का सिर न्यूक्लियोकैप्सिड का बना हुआ होता है और शीर्ष के मध्य में डीएनए पाया जाता है, जो कि प्रोटीन के एक अलग आवरण से ढका रहता है। जीवाणुभोजी का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और ये संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप एक जीवाणुभोजी का डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें ऊपर की तरफ हेड है और नीचे की तरफ टेल उपस्थित है। हेड और टेल के बीच का स्थान कॉलर कहलाता है और टेल के ऊपर प्रोटीन की बनी हुई शीथ होती है और सबसे नीचे की तरफ बेस प्लेट से लंबे लंबे फाइबर जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें टेल फाइबर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं टेल फाइबर के सहारे ये किसी जीवाणु कोशिका में चिपक जाते हैं और फिर एंजाइम का सिक्रीशन करके जीवाणु कोशिका की भित्ति को नष्ट करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कुछ समय के बाद ये जीवाणु कोशिका में जनन क्रिया करके अपनी संख्या को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं और अंत में जीवाणु कोशिका फट जाती है, इसीलिए जीवाणु समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसे हम जीवाणुभोजी के नाम से या बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण वायरस है एड्स, AIDS, एड्स का विषाणु। इन्हें HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है। इसमें पाया जाने वाला RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के पश्चात इस वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से DNA संश्लेषण आरंभ कर देता है। यह DNA परपोषी कोशिका के DNA के साथ इंटीग्रेट यानी जुड़ जाता है। इसके पश्चात यह विषाणु DNA अपने अनुसार परपोषी DNA का उपयोग कर प्रोटीन निर्माण प्रारंभ कर देता है। अंत में विषाणु परपोषी कोशिका से मुकुल के रूप में गुणित होकर बाहर आते हैं और दूसरी कोशिका को संक्रमित कर देते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर वायरस के डायग्राम को देख रहे हैं, ये एड्स वायरस है। एड्स का पूरा नाम होता है एड्स, AIDS, एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और यस से सिंड्रोम। अर्थात इसका पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। जैसे ही एड्स का वायरस किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से संक्षिप्त में आपने एड्स वायरस के बारे में जाना। देखिए स्क्रीन पर एड्स का वायरस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके ऊपर की तरफ स्पाइक निकले हुए हैं और अंदर जेनेटिक मटेरियल DNA मौजूद होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है और ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रतिरक्षा बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और अंत में ऐसा व्यक्ति फिर रोग ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस।
ये जंतु विषाणु है। ये कशेरुकी की श्वास नलिका में गुणन करते हैं तथा खांसी, बुखार, नज़ला, छींक जैसे लक्षण पैदा करते हैं। इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अगला विषाणु होता है पॉक्स वायरस। यह बहुत बड़े आकार का होता है। इसमें डीएनए तथा प्रोटीन के अलावा फैट भी मिलती है, वसा भी मिलती है। इसमें मिलने वाला डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और न्यूक्लियोटाइड डंबेल आकार का होता है। इसके द्वारा मनुष्य में चेचक नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और अगला वायरस है तंबाकू मोज़ेक वायरस, जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस या संक्षिप्त रूप में TMV के नाम से जानते हैं। ये विषाणु रॉड शेप यानी छड़ के आकार का होता है और इसमें 95% प्रोटीन और 5% आरएनए मिलता है। इसका आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और प्रोटीन के निर्माण में लगभग 158 अमीनो अम्ल मिलते हैं। इस तरह से आज आपने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीव जगत के वर्गीकरण का अंतिम पार्ट पढ़ लिया है। इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त होता है। आशा है, उम्मीद है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा और आज जो भी जानकारी आपको लाइकेन के बारे में दी गई, वायरस के बारे में दी गई, कई सारे वायरस के बारे में बताया गया, जिसमें एड्स का वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस TMV के बारे में विशेष करके बताया गया है, समझ लिया होगा। वायरस के सजीव और निर्जीवों जैसे लक्षण क्या होते हैं, इन्हें भी आपने समझ लिया होगा और ये जान लिया होगा कि वायरस को सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है। इस प्रकार से अब हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के NCERT पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर से आपको अवगत कराएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से आपको फिर समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।